बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू बरकत एकेडमी ऑनलाइन। केमिस्ट्री चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का आज लास्ट लेक्चर है, लास्ट वीडियो है। और इससे जो पिछला हमारे पास वीडियो था उसमें मैंने आइसोटोप्स का टॉपिक स्टार्ट किया था, तो उसका यूजेस ऑफ आइसोटोप्स जो है वो आखिरी हमारा रह गया है। तो इस वीडियो में हम इंशाल्लाह यूजेस ऑफ आइसोटोप्स को कवर करेंगे। यूजेस ऑफ आइसोटोप्स में मैं बताते चलूं कि ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, क्योंकि इसका काफी लेंथी आपकी बुक में लिखा गया है ये, और काफी डिटेल्ड भी है। तो ये आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, और इसमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको पूछे गए हैं। आइसोटोप्स के डिफरेंट फील्ड्स में हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा यूज हैं। खास तौर पे रेडियो एक्टिव जो आइसोटोप्स हैं, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि आइसोटोप्स दो तरह के होते हैं, एक स्टेबल और एक रेडियो एक्टिव। तो जो रेडियो एक्टिव होते हैं, जो रेडिएशंस को एमिट करते हैं, स्टेबल वाले रेडिएशन एमिट नहीं करते। जो रेडियो एक्टिव होते हैं वो रेडिएशंस के लिए एक्टिव होते हैं, यानी कि वो रेडिएशंस को एमिट करते हैं, खारिज करते हैं, जिसकी वजह से इनके बहुत ज्यादा जो है इनका यूज है डिफरेंट फील्ड्स में है। हमारी ज्यादातर इसका यूज जो है वो मेडिकल फील्ड में है, ठीक है। और जिस तरह साइंस ने तरक्की की है, तो इसका ऑलमोस्ट सारी फील्ड्स में जो है इनका बहुत ज्यादा रोल देखने को मिला है। तो इसमें हम कुछ जो है इसके पॉइंट्स आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसका जो ऊपर इंट्रोडक्शन में कुछ लिखेंगे, इसको ये आपको पूछा जा सकता है कि यूजेस या फिर एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स। सो स्टार्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे? विद द एडवांसमेंट ऑफ द साइंटिफिक नॉलेज, द आइसोटोप्स हैव फाउंड मेनी एप्लीकेशंस इन आवर लाइव्स. Following are the major fields in which isotopes have vast applications. Okay. पहला पॉइंट, रेडियोथेरेपी, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ये ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर का दूसरा नाम है रेडियोथेरेपी। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर मतलब कैंसर का जो ट्रीटमेंट है उसके लिए हम रेडिएशंस को इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली कैंसर होता क्या है? ये एबनॉर्मल ग्रोथ होती है सेल्स की। मतलब बॉडी का कोई भी ऑर्गन हो, चाहे वो स्किन है, चाहे वो आपका कोई अंदर इंटरनल ऑर्गन है, जैसे हार्ट है, लंग्स है या किडनी वगैरह है, किसी भी ऑर्गन में क्या होता है कि उसके जो सेल्स होते हैं वो एबनॉर्मली, मतलब जरूरत से ज्यादा डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। और वो सिर्फ डिवाइड ही करी जाते हैं, अपना जो काम है वो प्रॉपर तरीके से सरअंजाम नहीं देते। तो जिसकी वजह से एक तो वो काम नहीं कर रहे, ऊपर से वो एबनॉर्मल मैस सा, एक गिल्टी टाइप जिसे बोलते हैं, एक क्लस्टर सा वो बनी जाता है, तो जिसको हम ट्यूमर बोलते हैं, और इसी को हम कैंसर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो कैंसरस सेल्स होते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए जो है वो किसी भी काम के नहीं होते। उल्टा क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी की स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जिसकी वजह से पेन फील होता है। तो क्या करना होता है? इन सेल्स को खत्म करना होता है बेसिकली। तो इन सेल्स को मारने के लिए, इनको श्रिंक करने के लिए, मतलब इनका साइज थोड़ा रिड्यूस करने के लिए, इन सेल्स को वीक करके मारने के लिए हम रेडिएशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। तो ये जो रेडिएशंस हैं, ये रेडिएशन किस चीज से निकलेंगे, इनका सोर्स क्या होगा? तो वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, रेडियो एक्टिव एटम्स होते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा इसका कि पीछे इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो पहला पॉइंट था हमारे पास रेडियोथेरेपी, यानी कि ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, मतलब कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए रेडिएशंस का इस्तेमाल रेडियोथेरेपी कहलाता है। तो इसके आगे फर्दर आपने 2 पॉइंट इसमें डिस्कस करने हैं। नंबर 1 इज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर। कि स्किन कैंसर के लिए हम कौन सा आइसोटोप इस्तेमाल करते हैं? तो वो है फास्फोरस 32 या P32 एंड स्ट्रोंशियम SR90। ये 2 आइसोटोप्स हैं, आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर। स्किन कैंसर के लिए ये 2 आइसोटोप्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक, बिकॉज दे एमिट लेस पेनिट्रेटिंग बीटा रेडिएशंस। तो ये जो रेडिएशन एमिट करते हैं ये दोनों, वो होती हैं बीटा रेडिएशंस हमारे पास, और ये लेस पेनिट्रेटिंग होती हैं। पेनिट्रेट कहते हैं किसी चीज के अंदर घुसना, ठीक है। तो ये लेस क्योंकि अब स्किन जो है सबसे बाहर ही होती है हमारे, तो स्किन में जो है वो रेडिएशन जो होंगी उनको काफी अंदर तक घुसने की जरूरत नहीं है। अगर वो बॉडी के अंदर जाएंगी तो वो अंदर तो नुकसान करेंगी ना। तो हमें चूंकि स्किन के कैंसर सेल को मारना है, तो इसलिए उसका स्किन पे ही रहना जरूरी है। तो हम लेस पेनिट्रेटिंग यहाँ पर रेडिएशंस को इस्तेमाल करेंगे, वो यहाँ पर बीटा रेडिएशंस है इसलिए, और बीटा रेडिएशंस को खारिज करने वाले ये 2 आइसोटोप्स हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे,
ठीक। और दूसरा पॉइंट जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे दैट इज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अदर कैंसर, मतलब स्किन कैंसर के अलावा अगर कोई हमारा जिस्म के अंदर किसी ऑर्गन का कैंसर है, उसके लिए फिर हमें ऐसी रेस चाहिए होंगी, ऐसी रेडिएशन चाहिए होंगी वो जो जरा अंदर तक पेनिट्रेट करें, बॉडी में अंदर तक जा सके। तो बीटा रेडिएशन अंदर तक नहीं जा सकती, तो कौन जाता है जी, इसके लिए हमारे पास सोर्स है कोबाल्ट 60 या फिर CO60 इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ अदर कैंसर्स अफेक्टिंग विद इन द बॉडी, कि जो हमारे विद इन द बॉडी कैंसर्स होंगे उनकी ट्रीटमेंट के लिए हम कोबाल्ट 60 को यूज करते हैं, बिकॉज कोबाल्ट 60 क्या करता है, दे एमिट स्ट्रॉन्गली पेनिट्रेटिंग गैमा रेस। ये गैमा रेस जो है इनकी रेडिएशंस होती हैं जो स्ट्रॉन्गली पेनिट्रेटिंग होती हैं, बहुत ज्यादा अंदर तक जो है वो किसी चीज के अंदर जा सकती हैं, घुस सकती हैं। ठीक है, तो ये आपके जो है वो एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछ सकता है कि ये P32 क्या एमिट करते हैं, या किसके कौन से कैंसर के लिए, स्किन कैंसर के लिए या अदर कैंसर्स के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक, तो ये आपने याद रखना है इसको। नेक्स्ट चलते हैं, सेकेंड यूज हमारा देखने में आया है ट्रेसर ऑफ डायग्नोसिस एंड मेडिसिन। ओके, ट्रेसर क्या होता है, ट्रेसर कहते हैं किसी चीज का पता लगाना। ठीक है, ट्रेसर ऑफ डायग्नोसिस, डायग्नोसिस मतलब बीमारी की तशखीस, मतलब ये पता लगाना कि इसको बीमारी है क्या, कहाँ पर मसला है, उसे डायग्नोसिस कहते हैं। एंड मेडिसिन, ठीक है, तो ये वही पीछे जो अभी हमने पॉइंट डिस्कस किया ये था ट्रीटमेंट के हवाले से, कि मतलब मेडिकल फील्ड में ट्रीटमेंट के लिए कैसे जो है हम आइसोटोप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये है कि हम ट्रीटमेंट तो बाद में आएगा ना, पहले बीमारी की डायग्नोसिस, उसकी तशखीस करते हैं, फिर उसके बाद हम उसका ट्रीटमेंट जो है वो बताते हैं कि इसका ट्रीटमेंट ये होगा। तो ट्रीटमेंट के हवाले से हमने पढ़ लिया है मेडिकल फील्ड में आइसोटोप्स का यूज। अब हम डायग्नोसिस के लिहाज से पढ़ेंगे कि अगर जैसे हम आपको नहीं पता चल रहा तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपको कुछ टेस्ट वगैरह रिकमेंड करते हैं, फिर टेस्ट के लिहाज से वो देखते हैं, मतलब कंफर्म करते हैं कि आपको ये वाला प्रॉब्लम है। तो कुछ के लिए जो है हम आइसोटोप्स भी यूज करते हैं कुछ डिजीजेस के डायग्नोसिस के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस किस डिजीज की डायग्नोसिस के लिए हम आइसोटोप्स को यूज कर सकते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को। तो पहला है आपके पास ट्रेसर फॉर ट्यूमर्स, मतलब वही ट्यूमर क्या है, कैंसर, जो कैंसर के अंदर जो क्लस्टर बने होते हैं, सेल्स के गुच्छे बने होते हैं, उनको ट्यूमर बोला जाता है। तो ट्रेसर फॉर ट्यूमर्स मतलब आपको नहीं पता चल रहा कि ट्यूमर किस जगह पर है, कैंसर किस जगह पर है, तो उसके लिए भी आप ट्रेसर के तौर पर उसका पता लगाने के लिए भी, उसको ट्रेस करने के लिए भी आप रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए आप, द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड एज ट्रेसर्स इन मेडिसिन, मेडिसिन मतलब मेडिकल फील्ड, टू डायग्नोज द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर इन द ह्यूमन बॉडी, के ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर को, मतलब ट्यूमर किस जगह प्रेजेंट है उसको डायग्नोज करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए भी आप रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को यूज कर सकते हैं। तो ये था पहली बात। दूसरी बात किसके डायग्नोसिस में यूज कर सकते हैं, डायग्नोसिस ऑफ गोइटर, गोइटर मतलब गिलट जिसे कहते हैं, जिसमें आपका ये जो टॉन्सिल्स होते हैं, आपका गला जो है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो isotopes of iodine 131 are used for diagnosis of goiter in thyroid gland। तो ये हमारा ये गले में जो है हमारा थायराइड ग्लैंड होता है, जो अगर ये स्वेल कर जाए, बड़ा हो जाए, तो गोइटर की इसे बीमारी कहा जाता है, गिलट की बीमारी कहा जाता है। तो इसका पता लगाने के लिए हम आयोडीन 131 को एज अ ट्रेसर यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि इसको बॉडी में डाल दिया जाता है, किसी ना किसी तरह एंटर करवा दिया जाता है, ताकि चाहे आपको इंजेक्ट कर दिया जाता है इंजेक्शन के थ्रू, या फिर आपको इनहेल करवा दिया जाता है, सुंघा दिया जाता है, ये किसी भी तरह से इन आइसोटोप्स को आपके बॉडी में एंटर कर दिया जाता है। और ये जिस जगह पर जाके बहुत ज्यादा रेडिएशन जाहिर है, ये तो हमें कॉन्टिन्यूसली जो है ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप अपनी रेडिएशन को एमिट करते जाते हैं। तो जहां पर जाके इसको क्लस्टर मिलेगा, काफी ज्यादा जो है वो क्लस्टर मिलेगा, जैसे कैंसर की शक्ल में, या ये जो गिलर होता है इसमें भी जो वो चीज स्वेल की होती है, तो वहां पे भी जहां पे ये बहुत ज्यादा जो है वो रेडिएशन को एमिट करेगा, तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम इस जगह पर है। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट है आपके पास मॉनिटर ऑफ बोन ग्रोथ, कि आपके जो बोन्स हैं उनकी ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए भी हम आइसोटोप्स का यूज कर सकते हैं। और इस पर्पस के लिए जो आइसोटोप यूज होता है दैट इज टेक्नीशियम इज यूज टू मॉनिटर द बोन ग्रोथ। तो टेक्नीशियम को हम बोन ग्रोथ के लिए इसके मॉनिटरिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड जो फील्ड है आपके पास दैट इज, ये तो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड से दोनों। अगला आपके पास आता है आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस। आर्कियोलॉजी कहते हैं आसारे कदीमा को। ठीक है, जैसे हमारे फॉसिल्स का अगर आपने नाम सुना हो, जो ये भी बड़ी एक वर्थ फील्ड है, मतलब के काफी इसकी वर्थ है।
आर्कियोलॉजी और आसार कदीमा जैसी पुरानी चीजें होती हैं, लाइक डायनासोर्स को हमने जो है वो दरियाफ्त किया और ये पता लगाया कि ये इतने साल पुराने हैं। तो हमें कैसे पता चला कि ये डायनासोर इतने साल पुराने हैं? कौन सी ऐसी चीज थी कि हमने उसका ढांचा देख के या उसके फोसिल्स को देख के, जो उसके फोसिल्स कहते हैं किसी भी चीज के बकाया जात, चाहे वो कोई भी चीज है, ठीक है, कोई स्टोन है, पत्थर्स को, जो पत्थर स्टोन्स होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स वगैरह आपने सुना होगा, इन सब की भी हम एज जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं उनके जो बकाया जाता है उनके रिमेन्स को देखकर। उन रिमेन्स को हम फोसिल्स कहते हैं, वो किसी भी चीज के, स्टोन के हैं, प्लांट्स के हैं, एनिमल्स के हैं। तो ये सारा आर्कियोलॉजी में आता है। और जियोलॉजी हमें पता है जमीन के बारे में पढ़ने को, लाइक स्टोन्स वगैरह, ठीक है। तो फोसिल्स वगैरह की बात करें तो इसमें जो है आइसोटोप्स का किस तरह से यूज होता है। अभी मैंने बता दिया कि इसका मेन यूज किस वजह में होगा, किस तरह होगा। एज डिटर्मिनेशन ऑफ फोसिल्स, फोसिल्स की एज को डिटरमिन करने के लिए कि ये कितने पुराने हैं, उनकी उम्र अब कितनी हो चुकी है, फोसिल्स की कितने साल पहले ये जिंदा थे, ठीक है, एग्जिस्ट करते थे। तो ये इसका सबसे मेन जो है आइसोटोप का यूज है इस फील्ड के अंदर। So the radioactive isotopes are used to estimate the age of fossils like dead plants and animals and stone etc. ठीक है। अच्छा, अब ये सवाल उठते हैं दिमाग में कि एज डिटर्मिनेशन किस तरह से होती होगी, ठीक है, कि उन रिमेन्स के जरिए से हम क्या पता लगाते हैं। सो देयर इज अ मेथड दैट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग। हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप को इस्तेमाल करते हुए उसकी क्या करते हैं, डेटिंग करते हैं, मतलब उनका पता लगाते हैं। सो द एज डिटर्मिनेशन ऑफ वेरी ओल्ड ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन द हाफ लाइव्स ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग। देखें, इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास रिमेन है ना, कोई फॉसिल है, हो सकता है उसके अंदर कोई जो है वो रेडियो एक्टिव मौजूद हो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट उसके अंदर मौजूद हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ को जानते हैं। देखिए, एक मेरे पास एक फ्रेश जो है वो कार्बन का कोई, फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है वो एक फ्रेश कार्बन का एक टुकड़ा लिया है या पीस लिया है, दैट इज रेडियो एक्टिव, ठीक है। और रेडियो एक्टिव हमने पढ़ा था कार्बन 14 होता है। अब उसने जो है वो रेडिएशन एमिट करनी शुरू कर दी है, ठीक है, वो कॉन्टिन्यूसली कार्बन जो है वो एमिट कर रहा है रेडिएशंस को। अब क्या है, वो जैसे जैसे एमिट कर रहा है, जाहिर सी बात है उसकी पावर जो है वो रेडिएशंस कम होती जा रही है, वो यूटिलाइज होता जा रहा है ना, उसके एटम जो है वो एमिट करी जा रहे हैं। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि उनकी जो एमिट करने की पावर होगी वो एक्चुअल से आधी रह जाएगी, ठीक है। मतलब वो पहले, मिसाल के तौर पे, पहले वो 100 जो है वो रेडिएशन एमिट कर रहे थे, फिर वो आधी रह के कितनी हो जाएंगी, उनकी पावर जरा कम होगी, कितनी हो जाएगी, 50 रेडिएशन अब वो एमिट कर रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं हाफ लाइफ, मतलब इतना वक्त जिसमें वो अपनी एक्चुअल एक्टिविटी से आधी जो है वो रेडिएशन एमिट करना शुरू कर दें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अपने फोसिल्स के अंदर उनके आइसोटोप्स को लेकर उनके अगर उसके अंदर कोई रेडियो एक्टिव आइसोटोप मौजूद है, वो चीज जिस चीज का वो बना हुआ है, अपना फोसिल बना हुआ है, अगर उसमें कोई रेडियो एक्टिव मौजूद है तो उसकी हाफ लाइफ मेजर करते हैं कि अच्छा, इसको अब ये जितनी रेडिएशन एमिट कर रहा है तो ये क्या ये कितने के इक्वल बनती है, आया कि ये उतनी रेडिएशन एमिट कर रहा है जितनी कार्बन की हाफ लाइफ के इक्वल होती है, या उससे कम कर रहा है या उससे ज्यादा कर रहा है। फिर उस लिहाज से हम उसकी एज डिटरमिन करते हैं कि इतने अरसे में जो है वो कार्बन इतनी रेडिएशन एमिट करता है, तो इसका मतलब है ये इतना पुराना हो चुका है। आई होप कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसमें से एक जो सबसे अहम है, मतलब इस प्रोसेस का नाम है रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग। मतलब कोई भी उसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप हमारे फोसिल के अंदर मौजूद हो तो उसकी मदद से हम उसकी डेट का, उसकी एज का पता लगा सकते हैं। तो इसमें जो सबसे अहम एक होता है डेट इज कार्बन डेटिंग, मतलब कि जो आइसोटोप के उस फोसिल के अंदर जो आइसोटोप मौजूद है वो कार्बन हो, जिसकी अभी मैंने मिसाल दी है। सो एन इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ एज डिटर्मिनेशन ऑफ ओल्ड कार्बन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स, देखा कि उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है, जो फोसिल है, उसके अंदर कार्बन मौजूद हो, और वो कौन सा कार्बन होना चाहिए, कार्बन 14, ठीक है। बाय मेजरिंग द रेडियो एक्टिविटी ऑफ कार्बन 14, फिर उसके अंदर हम कार्बन 14 की रेडियो एक्टिविटी मेजर करके हम पता लगा सकते हैं कि इसकी अब एज कितनी हो गई है। सो इसको हम इट इज नोन एज कार्बन डेटिंग, या फिर इसको हम कह सकते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग, ठीक। फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, ठीक है। हम केमिकल रिएक्शन का पता लगा सकते हैं और स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन कर सकते हैं।
क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हम फोटोसिंथेसिस के अमल की बात करते हैं। फोटोसिंथेसिस मतलब पौधों के खुराक बनाने का अमल। तो क्लोरोफिल की मदद से और सनलाइट की मदद से, और हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है वो हवा से। मतलब कि आपको रिएक्टेंट्स याद होंगे, क्लोरोफिल होता है, फिर उसके बाद उसमें क्या होता है जी, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है, और जी सनलाइट होती है, जिसकी मदद से जो है वो हमारे पास ग्लूकोज बनता है रिजल्ट में। ठीक है, तो अब हमें कैसे पता चला कि पौधे के अंदर जो है वो इस तरह खुराक जो है वो पत्ते में बनती है और इस तरह होता है? ये सारा प्रोसेस हमने तो नहीं देखा ना, तो ये हमने कैसे इसको ट्रेस किया है, किस तरह इसको पता लगाया है? इसको हमने जो हमारा अब देखें, अब जो क्लोरोफिल होती है इसमें मैंने कहा कि 3-4 बातें हैं। नंबर 1 इज हाइड्रोजन वाटर, नंबर 2 इज कार्बन डाइऑक्साइड, फिर क्लोरोफिल है और सनलाइट है। अब सनलाइट भी नेचुरल है, इसका भी हम कुछ नहीं कर सकते, और फिर उसके बाद जो क्लोरोफिल है वो भी प्लांट के अंदर ही मौजूद है। बाकी 2 चीजें रहेगी, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। जो वाटर है उसमें जो है वो कोई भी ऐसा रेडियो एक्टिव आइसोटोप मौजूद नहीं है जो हमारे लिए जो है वो इस ट्रेसर का काम कर सके, पता लगा सके, खोज लगा सके। तो बाकी रह जाता है हमारे पास CO2। तो इसमें हमें पता है जो कार्बन है, कार्बन बड़ा मशहूर है अपनी रेडियो एक्टिविटी की वजह से। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, हम इसको इंटेंशनली कौन सा बना देते हैं, इसमें जो कार्बन हमने CO2 बनाना होता है, तो ये कार्बन तो कोई भी कार्बन हो सकता है ना इसमें, तो हम यहाँ पे कार्बन 14 लगा देते हैं। तो अब ये कार्बन 14, जब ये वाला कार्बन 14 वाला CO2 प्लांट लेकर अपनी फोटोसिंथेसिस करेगा, तो इसे क्या होगा कि जहां जहां पे वो CO2 जो है वो जा रहा होगा पौधे के अंदर, हमें वहां वहां सारा उसका पाथवे पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये सारा तरीका होता है कि हम किस तरह से एक पूरा केमिकल रिएक्शन जो है वो ट्रेस कर लेते हैं किसी भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप की मदद से। हमें सारा प्रोसेस पता चल जाता है, कैसे कैसे रिएक्शन हो रहा है, दरमियान में कौन क्या क्या चीज बनी थी, और एंड पे हमें ग्लूकोज मिल गया। ठीक है, और फिर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, और इसी की मदद से जो हमारे पास ग्लूकोज था उसका पूरा स्ट्रक्चर क्या क्या था, ये सारा जो है हम इसी तरह से उसी पाथवे के दौरान डिटर्मिन साथ साथ करते जाते हैं। सो अब इसको रीड कर लेते हैं। The radioisotopes are used in a chemical reaction. हम इसको केमिकल रिएक्शन में रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को यूज कर लेते हैं। क्यों यूज करते हैं? टू फॉलो अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड अल्टीमेटली टू डिटरमिन द स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर अल्टीमेटली हम स्ट्रक्चर भी इसी की मदद से फाइंड कर लेते हैं जब हमें प्रोसेस पता चल जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल, डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बन 14 इज यूज्ड टू लेबल CO2। CO2 गैस में हम जो कार्बन है वो कार्बन 14 का बना देते हैं, तो इसे हम कहते हैं लेबलिंग कर देना। ठीक है, कि CO2 पे हम जो कार्बन 14 का जब इसे बना देते हैं, तो इसका मतलब है मैंने इसे लेबल कर दिया है। मतलब कहते हैं ना लेबल कर देना, किसी चीज को मखसूस कर देना, तो ये इस पे एक लेबल लग गया है। ये हमें मतलब कि अब ये जो है एज अ ट्रेसर काम करेगा, हमें जो है इसकी डिटेक्शन होती रहेगी हर पूरे प्रोसेस के दौरान। As CO2 is used by the plants for photosynthesis, फिर ये वाला CO2 जब फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट ले लेगा, अंदर चला जाएगा ये प्लांट के, to form glucose, its movement is detected through the various intermediate steps up to glucose। ठीक है, तो फिर जो जितने भी इंटरमीडिएट मतलब अंदर के जितने भी स्टेप्स होंगे ग्लूकोज तक के, हम सबको डिटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 5th पॉइंट पे आते हैं, एप्लीकेशंस इन पावर जनरेशन। मतलब इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने में जो पावर हमें चाहिए होती है, उसमें इस भी रेडियो एक्टिविटी का बहुत रोल होता है। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय कैरिंग आउट कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ओके, इसके बारे में थोड़ा सा सुन लें कि बेसिकली होता क्या है। जब एनर्जी हमने इलेक्ट्रिसिटी बनानी होती है, तो इसमें जो मेन आपका काम होता है दैट इज टरबाइन। जो आपकी टरबाइन होती है उसको घुमाना होता है। टरबाइन काफी बड़ी होती है, टरबाइन को घुमाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, अब वो एनर्जी जिस भी सोर्स से आए, फिर हम उस लिहाज से हम कहते हैं कि बिजली बनाने के इतने तरीके हैं, ये पन बिजली और इस तरह जो है आपने काफी नाम सुने होंगे, थर्मल और ये वो। ठीक है, तो पावर जनरेशन में रेडियो एक्टिविटी का क्या रोल है? हम क्या करते हैं, हम एक एटम का रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था रिएक्शन 2 तरह के होते हैं। एक वो रिएक्शन होता है जिसमें जो केमिकल रिएक्शन होता है, और एक होता है न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, एटम 2 तरह के रिएक्शन देता है। केमिकल रिएक्शन यानी कि जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे इन्वॉल्व हो। ठीक है, और दूसरा हमारे पास होता है जिसमें हमारा न्यूक्लियस इन्वॉल्व हो, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन।
ठीक है। तो अब जो हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं वो हमें न्यूक्लियर रिएक्शंस देते हैं। ये क्या करते हैं, ये चूंकि अनस्टेबल होते हैं, बार बार जो है वो रेडिएशन एमिट कर ही जाते हैं, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, तो ये स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, ये टूट जाते हैं। मतलब ये दो तरह के रिएक्शन दे सकते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन दो तरह के हैं, फिशन और फ्यूजन। हमने यहाँ पे सिर्फ फिशन रिएक्शन जो है वो पढ़ना है। फिशन रिएक्शन वो होता है कि न्यूक्लियस का टूट के दो में जो है वो दो में या दो या दो से ज्यादा में कन्वर्ट हो जाना, क्या कहलाता है हमारे पास, फिशन रिएक्शन कहलाता है, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। ठीक है। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय कैरिंग आउट कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। मतलब कि अगर हम इसको ना तोड़े रोके ना, मतलब कि अगर ये टूटता ही जाए न्यूक्लियस, एक टूटा आगे डॉटर बने न्यूक्लियाई, फिर वो टूटता जाए, तो ये अनकंट्रोल्ड हो जाता है, जिसकी मिसाल जो है वो एटम बॉम्ब होती है। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जब ये टूटेगा तो इस दौरान में एनर्जी एमिट होती है, तो ये वाली जो एनर्जी है ये टरबाइन को चलाने में इस्तेमाल होगी। सिंपल सी बात है। ठीक है। तो हम ये जो रिएक्शन होता है फिर इसे कंट्रोल वे में करना होता है, ये काफी खतरनाक होता है। अगर इसे वैसे छोड़ दिया जाए, एटॉमिक बॉम्ब का आपको पता है किस तरह का होता है, उसमें बेसिकली फ्यूजन रिएक्शन होते हैं लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन ही होते हैं। तो क्या होता है कि हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को हम उसका फिशन रिएक्शन करवाते हैं, लेकिन एक कंट्रोल वे में करवाते हैं, और कंट्रोल वे में किसी एक मशीन के अंदर बेसिकली आप समझ लें, और उस मशीन का नाम है न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं ये बड़े बड़े, जिनके अंदर हम इनका न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन करवाते हैं इन अनस्टेबल न्यूक्लियाई का, और ये जो है आगे टूटते जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यूरेनियम 235 आइसोटोप इज यूज्ड इन पावर जनरेशन। इसको हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं यूरेनियम 235 को। When uranium 235 is bombarded with slow moving neutron, तो हम क्या करते हैं, यूरेनियम 235 पे स्लो मूविंग, मतलब जोर से नहीं टकराने, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स को इसके ऊपर बम्बार्ड करते हैं, इसके ऊपर गिराते हैं। तो क्या होता है, ये द यूरेनियम न्यूक्लियस ब्रेक्स अप टू प्रोड्यूस बेरियम 139 एंड क्रिप्टोन 94। तो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो टूट जाता है, फिर अब वो यूरेनियम नहीं रहता, वो दो नए एटम बन जाते हैं। ये न्यूक्लियस एक बनेगा जी हमारे पास बेरियम 139 का और क्रिप्टॉन 94 का। ठीक है। और इसके साथ साथ 3 न्यूट्रॉन भी और खारिज होते हैं। तो अब क्या होता है, ये जो 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं ये मजीद अगले रिएक्शन में शामिल हो जाते हैं। ठीक है। क्योंकि ये न्यूट्रॉन थे ना, ये आपको एक बार बाहर से प्रोवाइड करने पड़ेंगे जो इसके ऊपर गिरेंगे, और ये आगे जब टूट गया तो फिर ये जो न्यूट्रॉन निकलेंगे ये मजीद जो वहां पे यूरेनियम मौजूद होंगे उनको तोड़ना शुरू कर देंगे। ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि इसको कंट्रोल रिएक्शन रखना चाहिए, मतलब इनको रोक के रखना चाहिए 3 न्यूट्रॉन्स को, इन्हें जो है वो जल्दी से रिएक्टर में से बाहर निकाल लेना चाहिए, ताकि ये मजीद जो है वो यूरेनियम को तोड़ के मजीद जो है वो रिएक्शन को आगे ना बढ़ा सके। ठीक है। आगे चलते हैं। इसका रिएक्शन है ये यूरेनियम 23592 प्लस इसके ऊपर ये हमने न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की थी। ठीक है। ये देखिए, ये इसका मैस नंबर है, ये उसका क्या है, एटॉमिक जो है उसका क्या होता है, ये यहाँ पर मैस नंबर एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये इसके ऊपर बम्बार्ड किया है, तो ये इसके दो प्रोडक्ट्स बन गए हैं, बेरियम और क्रिप्टोन। ये आपको याद करने हैं कि क्रिप्टोन 94 और बेरियम 139, और ये इसके जो है एटॉमिक नंबर्स भी आपको याद करने होंगे। और 3 जो है इसके साथ न्यूट्रॉन निकलते हैं और साथ बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम इन बॉयलर्स। ठीक है। फिर क्या करता है, ये एनर्जी जो होती है ये वाटर को स्टीम में चेंज करती है, और स्टीम में ज्यादा ताकत होती है पानी की निस्बत। ठीक है। तो स्टीम जब भाप बन जाएगी, सो दिस स्टीम ड्राइव द टरबाइन, फिर ये स्टीम जो है ये टरबाइंस को घुमाती है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज पीसफुल यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी फॉर डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन। ठीक है। तो ये एक पीसफुल यूज है बेसिकली किसी भी नेशन के लिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी किसी नेशन की जो है वो एक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। पीसफुल इसलिए है कि मैंने आपको बताया कि ये एटॉमिक बॉम्ब में भी यूज होते हैं, ये एटम की एनर्जी को हम एटॉमिक बॉम्ब भी यूज कर सकते हैं, तो वो कोई पीसफुल एक्ट तो नहीं है, वो तो वॉर्स वगैरह के लिए है, जंग वगैरह के लिए। ठीक है। सो ये जो हमारे पास अभी भी मैंने ये इसका यूरेनियम का बताया है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और कि यूरेनियम 235 का यूज लिखे। ठीक है। इन पावर जनरेशन, ये आपसे 2-3 बार जो है वो बोर्ड में पूछा गया है। सो इसके साथ ही हमारा सेकंड चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और कोई भी बात आपने पूछनी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अप्रिशिएट माय एफर्ट। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।